हेलो भूलका पार्टी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव्स का सेकेंड पार्ट। क्लियर? ये वीडियो पूरा रिकॉर्डेड होगा, आपको भी पता है बेटा। क्लियर? आहिस्ता आहिस्ता देखना, बीच में जहाँ पे कंप्लीट करने के लिए आए तब वहाँ पे स्क्रीन पोज करके पूरे अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर देना बेटा। क्लियर? अप टू डेट हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग आज वेव इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे बेटा। वेव इक्वेशन थोड़ा टेक्स्ट बुक में है ना कम दिया है, थोड़ा टेक्स्ट बुक में कम दिया है बेटा। क्लियर? तो थोड़ा मैं अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा। प्लीज इस चैप्टर्स की थियरी जो है ना वो मेरी थियरी को फॉलो करो। ऑल कवर तो हो जाएगा बट आपको इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर? आप कंफ्यूज ज्यादा नहीं होंगे। क्लियर? तो वेव इक्वेशन मतलब क्या? वेव इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन से वेव के बारे में सब कुछ पता चल जाए कि वो क्रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है या थ्रस्ट से स्टार्ट हो रहा है, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, सब कुछ वेव से पता चल जाएगा। क्लियर? उसी को बेटा हम लोग बोलेंगे वेव इक्वेशन। क्लियर? टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने डायरेक्टली दे दिया है बट हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैसे। लाइक दिस कंडीशन, यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल है, पी क्यू आर एस टी एंड यू, अलग अलग पार्टिकल है बेटा ये। क्लियर? सपोज सबसे पहले वेव यहां पे मिलता है, ये वेव यहां पे मिला, राइट? यहां पे वेव आया, तो जैसे ही बेटा यहां पे वेव आया तो इस पॉइंट को ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया इसने, और ऑसिलेशन अरे प्रोपोगेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ऑसिलेशन बेटा वाई डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये जो ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ है बेटा, इसमें सपोज इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू टी टाइम ले लो, तो इस पॉइंट पे फॉर्मूला जो होगा हम लोग ऐसा लेंगे, a साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग हुआ है, इनिशियल फेज 0 लेंगे। अब बेटा उस वेव की इफेक्ट आफ्टर सम टाइम इधर पहुंचती है, सपोज इस पॉइंट पे, इस यहां से इसका डिस्टेंस सपोज x है, तो ये पार्टिकल का पता नहीं है कैसे होगा। देखो ये आगे चला गया होगा ना, तब ये यहां तक होगा, मतलब यहां पे π/2 तक पहुंच गया तो ये 0 है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? π/2 जितना होगा ऐसा, मतलब 0 से π/2, 0 से π/2, यानी कि पता नहीं है, एक 0 पे है, मतलब ये वेव आया, ऑसिलेट करना स्टार्ट करा, आगे मिल गया, आगे मिलता गया, आगे मिलता गया, आगे मिलता गया। सपोज ये 0 पे, तब उसने एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट कर दिया होगा, तो 2π जितना आया, आधा कर दिया होगा तो π जितना होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा है। क्लियर? मतलब ये डेल्टा जितना पीछे चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। तो इस पॉइंट का इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, क्योंकि वो इतना पीछे है। कितना डिफरेंस? x। मैंने आपको फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला दिया था, सबको याद होना चाहिए बेटा, 2π/λ मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस। क्लियर? तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2π/λ यानी कि k, पाथ डिफरेंस यहां पे है x, यहां पे फेज डिफरेंस का नाम डेल्टा दिया है, तो डेल्टा इज इक्वल टू के एक्स लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन गया बेटा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कोई लोग उल्टा भी बोलेंगे बेटा, इस इक्वेशन को ऐसे भी काफी टेक्स्ट बुक में हमारे ऐसे दिया है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई बात नहीं, क्योंकि इन लोगों ने डेल्टा माइनस ओमेगा टी कंसिडर किया है। क्लियर? हमारे इक्वेशन के हिसाब से डेल्टा माइनस ओमेगा टी कंसिडर किया है, तो वहां पे हम लोग के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखेंगे। बट बेटा ये जो इक्वेशन मिला है ना, उसको हम लोग वेव इक्वेशन बोलेंगे। तो इस वेव इक्वेशन से हम लोगों को एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, के मिल जाएगा। ओमेगा से बेटा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और के से बेटा हम लोगों को लेम्बड़ा मिल जाएगा। क्लियर? तो आपका भी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओमेगा और के वाला, ओमेगा एंड के वाला कंसेप्ट आपका भी बेटा क्लियर हो गया। क्लियर? दूसरी बात बेटा, ऐसे जहां पे भी फॉर्म दिखने को मिले ना,
ऐसे जहां पे भी फॉर्म दिखने को मिले ना, तो इसको बेटा याद रखना, इसको प्रोपोगेसिव वेव बोलना। प्रोपोगेसिव, क्या बोलेंगे? प्रोपोगेसिव वेव बोलेंगे इसको। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा फॉर्म जब भी आए तब। दूसरी बात, यहां पे एक नेगेटिव साइन है बेटा, तो नेगेटिव साइन हमारा जो वेव था वो एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेट हो रहा था। तो सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने। इसी में सपोज नेगेटिव एक्स एक्सिस होती तो यही फॉर्मूला ऐसे लिखते, ए साइन ओमेगा टी, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेटा प्लस के एक्स, यानी कि हमारा फॉर्मूला ए साइन, या तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, दूसरा मैंने इक्वेशन बना ना, ये दूसरा इक्वेशन, क्लियर? उसमें ऐसे भी लिख सकते हो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो इससे एक चीज आपको पता चल जाएगी इस इक्वेशन से, क्या कि यहाँ पे माइनस दिया है तो आप समझोगे कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्रोपोगेट कर रहा है, और पॉजिटिव एक्स दिया है तो समझोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोपोगेट हो रहा है। क्लियर बेटा? इसमें आप एक बार कैसे आया था वो मैंने आपको प्रूव कर दिया, हाउ टू, आप ये फॉर्मूला कैसे आया है, क्लियर? टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दे दिया है। तो ये पूरा आप क्या करोगे बेटा, स्क्रीन को पॉज कर दोगे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज कर दोगे, पॉज करके पूरा लिखो बेटा। क्लियर? मैं लेक्चर पूरा 1 आवर्स का नहीं बनाता हूं, आराम से लिखो, इक्वेशन को लिखो, पॉज करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाओ, उसके बाद स्टार्ट करना बेटा। क्लियर? अच्छा रहेगा, अपनी नोट्स भी अच्छी बनती जाएगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। क्लियर? तो इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म देखते हैं बेटा हम लोग। यार इस इक्वेशन के थोड़े अलग अलग फॉर्म देखते हैं, किस तरीके से बेटा, नोट डाउन करना। हम लोगों को इक्वेशन क्या मिला फिर से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या तो के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्लियर? अब इसमें मैं देखो बेटा क्या कर रहा हूं, ए साइन ओमेगा की जगह बेटा मैं 2 पाई टी कर रहा हूं, और के की जगह बेटा आप 2 पाई लेमड़ा यूज करो, दोनों में से 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, एक्स बाय लेमड़ा आ जाएगा। क्लियर? तो ये अलग फॉर्म बन गया। दूसरी बात, इस इक्वेशन को ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ए साइन, मैं पूरे इक्वेशन को ओमेगा से डिवाइड कर रहा हूं, और ओमेगा से डिवाइड कर रहा हूं, और मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, टी माइनस के बाय ओमेगा, इट्स अ लेमड़ा, नो वी, कैसे आया वी, इन अबाउट वेरी वेल, ओमेगा बाई के को वी बोलते थे ना, तो ये के बाय ओमेगा है तो 1/v आया। कहीं पे भी ऐसा भी लिखा होगा, एक्स बाई वी पहले लिखा होगा, टी बाद में लिखा होगा ऊपर वाले फॉर्म में। क्लियर? तो ये एक्स बाई वी को समझो माइनस टी, ऐसा इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे आगे ओमेगा है, भूलना मत, मैं भूल गया लिखने को। क्लियर? क्लियर? साइन ओमेगा, ये कैसे भूला जाए साइन को, राइट ना, साइन ओमेगा, इसको भी बोलते साइन ओमेगा बेटा। क्लियर? ये भी कंसेप्ट क्लियर है। मतलब एक्स बाई वी माइनस टी, ये भी एक फॉर्म आया, देखो देखो, एक्स बाई वी माइनस टी, जैसे एक फॉर्म था ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी प्रोपोगेसिव का फॉर्म है, ये भी प्रोपोगेसिव का फॉर्म है। ऐसे इक्वेशन, आप इसको रट्टा मत मारो प्लीज, आप इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको आप समझो, जैसे जैसे समझोगे ना वैसे वैसे पता चलता जाएगा बेटा कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे, और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना भी आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं क्या किया मैंने, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, के की जगह 2 पाई बाई लेमड़ा, 2 पाई कॉमन निकल गया, ये इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन में मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से डिवाइड किया, तो मुझे यहाँ पे 1/v मिल गया। तो ये एक फॉर्म है, जो बनाना सीखो, रट्टा मारना मत सीखो। आपको याद रखना है तो ये याद रखो, वहां से अलग अलग फॉर्म को सीखो। फिर से क्या करो, स्क्रीन को पॉज करो और लिखना स्टार्ट करो। ओके चलो, तो ये था वेव इक्वेशन। क्लियर?
जिसको आपको बेटा कंप्लीट करना है, भूलना मत, कंप्लीट करना है मतलब है। क्लियर? ओके। तो बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पोर्शन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अरे यार सेम ही हुआ ना पोर्शन। क्लियर? देखो अब ये वेव इक्वेशन मिल गया, इसके बेसिस के हिसाब से थोड़े बहुत सम्स आएंगे बेटा। बट इस बार है ना, मैं थोड़ी दो थियरी है आज के दिन के लिए, उसको थोड़ा एक्सेप्ट करो। यार आज मैं दो थियरी देने वाला हूं, उस दो थियरी में भी बेटा आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी दो, और दूसरा क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो बोल रहा हूं। यहाँ पे थोड़े बेसिक्स आएंगे जो अगले वाले चैप्टर्स के, वो थोड़ा कवर करना होगा। क्लियर? उसको याद रखना होगा। क्लियर? क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट आने वाला है जो अभी बाकी है, और अभी जो मैम चलवा रहे हैं चैप्टर्स स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उनका थोड़ा कंसेप्ट आएगा, तो वो तो समझ में आ जाएगा। बट जो थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है वो उसको याद रखना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस टाइम पे भी मैं ये वापस करवा दूंगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। मीडियम के अंदर वेव की वेलोसिटी कितनी होती है? अब हमारे पास दो वेव है, एक है ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, तो दोनों को अलग अलग समझेंगे। बट एक चीज याद रखना कि वेलोसिटी ऑफ वेव कोई भी मीडियम में, मीडियम के दो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। वो दो प्रॉपर्टीज हैं, वो दो प्रॉपर्टी है, एक है उसकी डेंसिटी और दूसरी है उसकी इलास्टिसिटी। चलो, उसकी इलास्टिसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। कहीं पे भी याद रखना, कोई भी मीडियम हो और कोई भी वेव हो, ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करती है। वो दो प्रॉपर्टी भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल वेव ले रहे हैं, अरे ट्रांसवर्स वेव्स, इन स्ट्रिंग लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा पता चल जाएगा। स्ट्रिंग के ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं। अब आपको भी मालूम है, ये दो एंड से मैंने स्ट्रिंग को सस्पेंड कर दिया बेटा, और अब इसको थोड़ा वाइब्रेट करवा रहा हूं, तो इसके अंदर ऐसे वेव्स जनरेट होंगे, ऐसे वेव आगे जाएंगे वापस आते होंगे। अब इस वेव की स्पीड जो है ना, इस वेव की स्पीड कैसे नोट डाउन करेंगे? कभी कभार ये होगा, आप थोड़ा टाइट रखोगे ना तो वेव स्पीड में चला जाएगा, तो दिस इज द इलास्टिसिटी, इट्स कॉल्ड इलास्टिसिटी। दूसरी बात देखो, ये स्ट्रिंग जो है वो भारी कितनी है, उसकी बहुत ज्यादा भारी होगी ना, तो सही में बोल रहा हूं, उसमें वेव थोड़ा कम और थोड़ा लाइट वेट होगी ना तो जल्दी पास हो जाएंगे। वो है डेंसिटी, वो डेंसिटी है बेटा। मतलब अपना 1 मीटर वायर है, तो आपने कौन से मटेरियल का लिया है? कोई 1 मीटर वायर 50 ग्राम का होता है, कोई 1 मीटर वायर 100 ग्राम का भी होगा, तो दोनों का मास पर यूनिट लेंथ वो डिफरेंट है। मतलब ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव is depends on linear mass density and टेंशन फोर्स। क्योंकि कितना टाइट है, इट्स अ टेंशन। और मास पर यूनिट लेंथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इज नोन एज अ लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे लैम्बडा।
क्या बोलेंगे, लेमड़ा बोलेंगे इसको। क्लियर, मास पर यूनिट लेंथ kg पर मीटर m1 L-1, राइट। ये भी कंसेप्ट इतना तो क्लियर हो जाएगा, टेंजेंट फोर्स भी क्लियर है आपका। तो हम लोग यहां पे एक चीज लिखे तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमड़ा। हम लोग क्यों नहीं लिखेंगे इसको अब, क्योंकि लेमड़ा यहां पे वेवलेंथ है, इसलिए इस लेमड़ा को यहां पे मैं म्यू कर दूंगा। तो म्यू रेस टू ए, और टेंजेंट फोर्स के ऊपर डिपेंड है तो टी रेस टू बी। चैप्टर नंबर 2 याद है ना, एबीसी फाइंड करने की मेथड, बस उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी का इक्वेशन m0 L1 t-1, म्यू का मास पर यूनिट लेंथ m1 L-1 t0, उसका a पावर, और टेंजेंट फोर्स m1 L1 t-2 का b पावर। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको बेटा समझ में आ ही जाएगा। ये 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू बी, माइनस 2 इंटू बी। तो इक्वेशन कैसे बन रहा है, m0 L1 t-1 इक्वल टू 1 इंटू ए, इट्स ए, राइट, इट्स ए। और बेटा आप देखना, और बेटा आप लोग देखना, यहां पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना, यहां पे भी बन जाएगा 1 इंटू बी, तो a प्लस बी बना ना, 1 इंटू ए और 1 इंटू बी, इट्स a प्लस बी। ये तो आपको भी पता चल जाएगा, आप भी कर सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, फिर से मैं बोल रहा हूं 1 इंटू ए और 1 इंटू बी, तो दोनों पावर साथ में लिखते हैं a प्लस बी। अब एल की बारी आई, एल में देखो यहाँ पे -1 है और 1 बी, तो माइनस a प्लस बी बेटा। और अब टी की बारी आई तो ये 0 इंटू ए तो 0 हुआ और -2 भी हुआ बेटा। क्लियर, अब देखो थोड़ा बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर, बहुत बढ़िया, मज़ा आने वाला है। अब कंपेयर करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड -2b इज इक्वल टू -1। क्लियर, माइनस माइनस कट हो गया, तो b की वैल्यू बेटा हम लोगों को मिल गई 1/2, b की वैल्यू मिल गई 1/2। अब b की वैल्यू यहाँ पे रखो, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -b, तो बेटा b की वैल्यू -1/2, तो a की वैल्यू क्या मिली, -1/2। तो इक्वेशन जो था म्यू रेस टू ए ना, इक्वेशन ये था म्यू रेस टू ए और t रेस टू b, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रूट को कैसे लिखेंगे बेटा, रूट को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, t/μ। तो ये हमारा इक्वेशन आया। म्यू मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ पर एल, मास पर यूनिट लेंथ पर एल ऊपर जाएगा, सही है ना। क्लियर, तो ये पूरा इक्वेशन बना। इस इक्वेशन का नाम क्या देंगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। कुछ याद नहीं रखना है ना, तो इतना तो याद रख लो, आपका काम हो जाएगा बेटा। मैं ऐसे रख रहा हूं कि आप आराम से पूरे स्क्रीन को पॉज करके पूरा इक्वेशन लिख सको। सबसे पहले एक बार स्क्रीन पॉज कर दिया और लिख लो। क्लियर, मैं फिर से एक बार बिगाड़ने जा रहा हूं, कैसे, देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ वेव दो तरीके से, कोई भी हो, वो ट्रांसवर्स हो या लॉन्जिट्यूडनल हो, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है डेंसिटी, दूसरा इलास्टिसिटी। यहाँ पे डेंसिटी बोले तो मास डेंसिटी और इलास्टिसिटी बोले तो टेंशन फोर्स, ये दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। डेंसिटी का मीनिंग होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी कि केजी पर मीटर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, मतलब एक म्यू रेस टू ए टी रेस टू बी। तो ए और बी की वैल्यू बेटा -1/2 और +1/2 मिली। ये मेथड सबको आनी चाहिए, इसलिए तो अभी सेकेंड पार्ट में आए हैं। क्लियर,
तो -1/2 और +1/2 करके हम लोगों को फॉर्मूला मिला √T/μ। म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, तो इससे हम लोगों को ये भी फॉर्मूला मिल जाता है। क्लियर बेटा? तो थोड़ा अच्छी तरीके से स्क्रीन पॉज करो और लेक्चर को बढ़िया बनाओ। ओके, एक बार रिवाइज करो। क्लियर? आज के दिन ही लेक्चर रहने वाला है, इसलिए आज लेक्चर देख लेना, वापस रिवाइज करना है तो रिवाइज भी कर लेना। ओके बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो आपने पूरा स्क्रीनशॉट पोस्ट करके लिख लिया होगा बेटा। अब बेटा बारी आती है नेक्स्ट पोर्शन की पढ़ने की, वो है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। वेलोसिटी ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब देखो, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स यानी कि आप साउंड वेव समझ लो। क्लियर? बट इसमें क्या होता है, साउंड वेव दोनों मीडियम में पास होता है। वो सॉलिड में भी पास होता है और लिक्विड गैसेस में भी पास हो सकता है। इसीलिए आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पता है। क्लियर? थोड़ा एक बार मैं बता देता हूं, इसलिए इसके बाद का कंसेप्ट में स्टार्ट करूं। स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और स्ट्रेन, अलग अलग टाइप का स्ट्रेन होता है। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, राइट। अभी मैं चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ करता हूं, जिसको आप ई बोलते थे, वो यूनिटलेस होता है। तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये 9th चैप्टर में आप पढ़ोगे, अभी थोड़े के लिए एक्सेप्ट कर लो। प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करोगे तो कुछ कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम है इलास्टिसिटी। के लिखो, ई लिखो, जो लिखना है, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो ई है ना, उसका यूनिट बनाऊं ना मैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बनेगा। न्यूटन का m1, L2 और L2 बेटा कट, L0 T-2 आएगा। m1 L1 है तो L-1 होगा यहां पे। बट इसके है ना दो टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे। सपोज आप कोई स्ट्रिंग कंसीडर करते हो जिसमें लेंथ वेरी होती है, तो इसका नाम हम लोग यंग मॉड्यूलस देंगे। यंग मॉड्यूलस मैम पढ़ाएंगे आपको बेटा, क्या नाम देंगे? यंग मॉड्यूलस। इस और सपोज वॉल्यूम के हिसाब से देखो तो प्रेशर जहां पे क्रिएट होगा, जहां पे वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब एयर के अंदर देखे तो एयर में वॉल्यूम चेंज होगा, तो वहां पे हम लोग बल्क मॉड्यूलस लेते हैं। क्लियर? उस बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बेटा -dp अपॉन dv/v। dp इज द सिग्मा, सिग्मा वहां पे dp मिलेगा और e जो है वो dv/v मिलेगा, तो ये बल्क मॉड्यूलस है। अभी है ना ये थियरी स्टार्ट करूं ना बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये थियरी स्टार्ट करूं ना, उससे पहले बेटा एक पोर्शन, मतलब ये याद रख लो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से मिलता है। मतलब जब हम लोग थियरी कर रहे हैं ना, आपने साइड में लिख लो, अपने साइड में लिख लिया। अब मैं जब थियरी कर रहा हूं वहां से कॉपी पेस्ट कर देना, बस इसके लिए मैंने लिखा है आपको। तो पहले इसको इतना चीज आप लिख लो, अब 9th चैप्टर में आएगा। क्लियर? और आ गया होगा आई थिंक सो। क्लियर? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, ये जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां से हम लोग पिकअप करके यहां पे उठा देंगे और लिख देंगे। कब? थियरी में। ओके, तो पहले स्क्रीन पोज करो, इतना लिख दो। ओके, मैं नहीं रुकने वाला हूं ना, आपने स्क्रीन पोज कर दी होगी। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा
कि लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी कि साउंड वेव, तो देखो डेंसिटी, उसकी वेलोसिटी जो है वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होगी। अब देखो स्ट्रिंग तो थी वो लेंथ में कंसीडर होती है, बट ये पूरा एयर है, पूरा एयर, आपको भी मालूम है पूरा एयर कहां पे क्रिएट होगा, पूरा एयर कहां पे क्रिएट होता है बेटा, उसमें लेंथ थोड़ी ना कंसीडर होगी, ये एयर 3 डायमेंशन में होती है, इसलिए वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम की तरफ जो डेंसिटी होती है वो उसको लिखेंगे रो, और दूसरा इलास्टिसिटी, क्लियर, इलास्टिसिटी का ही बी लिखेंगे, वॉल्यूम वेलोसिटी m0 l1 t-1, डेंसिटी m1 l-3, इलास्टिसिटी का अभी वहां से उठा लो m1 l-1 t-2, तो इसको भी ऐसे ही कंपेयर करो, इसमें भी बेटा आपको a इज इक्वल टू -1/2 मिलेगा और b इज इक्वल टू +1/2 मिलेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, रो रेस टू -1/2 और ई रेस टू +1/2, यानी कि फॉर्मूला मिलेगा ई रेस टू 1/2 अपॉन रो रेस टू -1/2। तो फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिलने जाने वाला है बेटा, कि हमारा ये फॉर्मूला इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, √e/ρ, v इज इक्वल टू √e/ρ, v इज इक्वल टू √e/ρ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ e, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, and this is the density। साउंड वेव स्ट्रिंग में भी आ सकता है, आपको मालूम है, क्लियर। तो स्ट्रिंग मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग में पास हो सकता है, तो स्ट्रिंग में क्या कंसीडर होता है बेटा, लेंथ, तो जब वहां से वेव पास होगा तब उसकी लेंथ वेरी होगी, थोड़ी इंक्रीज होगी, क्लियर। तो बेटा उसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हम लोग यंग मॉड्यूलस लेंगे, क्या लेंगे, यंग मॉड्यूलस लेंगे। तो ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी का है वो √e की जगह y/ρ आएगा। अब मैं साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव मतलब साउंड वेव इन एयर कंसीडर कर रहा हूं, तो एयर में प्रेशर क्रिएट होगा बेटा, क्लियर, एयर में प्रेशर क्रिएट होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए वहां पे इलास्टिसिटी को बेटा बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे, बल्क मॉड्यूलस, जिसका फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, dp/dv/v। तो हमारा फॉर्मूला v इज इक्वल टू √b/ρ बोलेंगे। ये लॉन्जिट्यूडनल वेव स्ट्रिंग यानी कि सॉलिड में फॉर्मूला वेलोसिटी का ये होगा, और एयर में यानी कि फ्लूइड में ये फॉर्मूला कंसीडर होगा। अब ये दो याद रखो, इसको याद नहीं रखना है तो भी चलेगा। आगे वाला था वो ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग, वहां पे मिला था T/μ, ये यंग मॉड्यूलस बाय रो इन स्ट्रिंग बट लॉन्जिट्यूडनल, और लॉन्जिट्यूडनल वेव इन साउंड इन एयर B/ρ, B इज द बल्क मॉड्यूलस, dp/dv/v, क्लियर। इस पोर्शन को थोड़ा मैं बेटा आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा आपको और मजा आएगा बेटा, सही में बोल रहा हूं, बहुत ही मजा आने वाला है, क्लियर। आपके लिए ये बहुत आनंद आने वाला है, क्लियर, आपको आनंद की विभूति होगी बेटा, क्लियर। ये किसी का सेंटेंस है, मैंने कॉपी पेस्ट किया है, क्लियर। આપણા માટે શું અંતરના ફુવારા છૂટશે બેટા, राइट ने, हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट, कैसे ले सर, स्क्रीन को पॉज कर दो, ओके बेटा। तो देखो बेटा, अब हम लोग इसी फॉर्मूला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कैसे, थोड़ा बेटा, साउंड वेव
इन एयर, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल वेव इन एयर। आपको भी पता है वो कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है, कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन से आगे बढ़ता है। ये दो चीज से, कंडेंसेशन और रेरफैक्शन से आगे बढ़ता है। अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं उसको समझना बेटा। इसमें है ना कंडेंसेशन और रेरफैक्शन की जो प्रोसेस होती है, मतलब मैंने बोला ए मोलेक्युल्स यहां पे स्ट्राइक हुए, दूसरा स्ट्राइक हुए, रेरफैक्शन, कंडेंसेशन, रेरफैक्शन। तो ये कंडेंसेशन के टाइम दो मोलेक्युल्स एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, बाद में स्पेस मिलेगी। तो न्यूटन और लाप्लास ने थोड़ी प्रोसेस को थोड़ा माइक्रो लेवल पे देखा। कैसे? तो उसने क्या बोला कि ये कंडेंसेशन और रेरफैक्शन प्रोसेस है ना, न्यूटन ने ये बोला कि वो आइसोथर्मल है। मतलब आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब दो मॉलिक्यूल स्ट्राइक होते हैं एयर के और वापिस रेरफैक्शन होंगे, उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उसने थोड़ा कैसे सोचा कि मैं जब बोलता हूं, आप सुनते हो, तब थोड़ी ना रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता होगा। यार उसने उस तरीके से सोचा। इसलिए न्यूटन ने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, न्यूटन ने क्या बोला कि ये दोनों जो कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन जो प्रोसेस है वो दोनों आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मीनिंग होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा, ऐसा बोला उसने। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं कि क्या इस तरीके से उसका आंसर मिलता है। ये लोग सोचने के लिए ट्राई कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में ये आइसोथर्मल प्रोसेस आएगी, वहां पे एक बॉयल्स लॉ भी आएगा, बॉयल्स लॉ क्लाइड। उस बॉयल्स लॉ में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। आप प्रेशर बढ़ाओगे, सपोज एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन है, आप ऊपर से प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना। तो वी को मल्टीप्लाई करो तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन है। अब यहां से मुझे बल्क मॉड्यूलस बनाना था, DP वाला, तो मैं है ना इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू V कर रहा हूं। तो दोनों वेरिएबल है, P कॉन्स्टेंट, फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो V विथ रिस्पेक्ट टू V सबको मालूम है 1 होगा, ये प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, dP बाई dV। तो इसको मैं नीचे लिखूंगा ना तो ऐसा लिखा जाएगा माइनस, ये पहला लिखता हूं, माइनस dP अपॉन dV बाई V इज इक्वल टू P। इसका नाम अभी हम लोगों ने दिया था बल्क मॉड्यूलस। क्या नाम दिया था? बल्क मॉड्यूलस। कितना मिला? P जितना मिला बेटा। बल्क मॉड्यूलस कितना मिला? P जितना मिला। तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू P। तो बेटा ये प्रोसेस मिली ना, क्लियर? तो आइसोथर्मल के हिसाब से V का जो फॉर्मूला था √B बाई रो, अभी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला था, तो उसमें थोड़ा आगे बढ़ाए तो P बाई रो हुआ। एज पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर P की वैल्यू 1 atm लेंगे, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे। क्लियर? 22.4 लीटर। ये मतलब ये कैलकुलेशन करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, अभी एक्सेप्ट कर लो। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो आती है ना इससे, वो मिलती है 279 मीटर पर सेकेंड। और रियल वैल्यू ऑफ साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव की रियल वैल्यू कितनी आती है पता है? 332 मीटर पर सेकेंड के नजदीक का होता है बेटा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच नहीं हुई, इसलिए न्यूटन का जो बताया गया था कि वो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, वो गलत हुई। तो बेटा सही क्या था? वो थोड़ा लाप्लास ने उसको करेक्शन किया। तो हम लोग गलत चीज को याद नहीं रखने वाले हैं, हम लोग
जो सही चीज़ है उसको याद रखने वाले हैं, उसी के इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसी से सम्स कैलकुलेट करेंगे। बट इनिशिएट तो न्यूटन ने किया ना, जब वैल्यू नहीं मिली तो दूसरे को पता तो चला ना कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, मतलब कंडेंसेशन के टाइम और रेरफैक्शन के टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। ये टॉपिक समझ में नहीं आया, थोड़ा बैक जाओ और पूरा पहले से वापस रिवाइज करो। क्लियर? वापस रिवाइज करो, क्लियर हो जाएगा बेटा, क्लियर 110% हो जाएगा। करना तो आपको ही है बेटा। क्लियर? इतना मतलब इतना बड़ा सोचना मत, टेंशन मत लेना इसको। क्लियर? ये चीज़ को समझ लेना कि ये आइसोथर्मल था, ये आइसोथर्मल था। ओके बेटा, तो इसको करेक्ट किसने किया पता है? लाप्लास ने। लाप्लास ने क्या करेक्ट किया वो आप पहले लिख लो, उसके बाद में करवाता हूं बेटा। तो अब लाप्लास ने करेक्शन क्या दिया वो देखते हैं बेटा। क्लियर? लाप्लास ने क्या बोला बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाप्लास ने लाप्लास करेक्शन, लाप्लास ने क्या बोला कि कंडेंसेशन के टाइम और रेरफैक्शन के टाइम, पॉइंट को नोट डाउन करना, कंडेंसेशन के टाइम क्लियर एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी वो रिलीज होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही, मतलब स्ट्राइक करेंगे तब यहाँ से हीट थोड़ी रिलीज होगी, और जैसे रेरफैक्शन होगा ना तो वो हीट जो रिलीज हुई है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब यहाँ पे जो सिस्टम है, सपोज ये मैं स्क्वायर ड्रॉ करूँ, वो सिस्टम है, उसमें कंडेंसेशन के टाइम एनर्जी रिलीज हुई और रेरफैक्शन में एनर्जी वापस आ गई, मतलब उस सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या आ गई, वहीं पे ही रही ना। तो उसने ये बोला कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट जो हीट रिलीज होती है ना वो वापस रेरफैक्शन के टाइम एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ऐसी प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं बेटा। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। तो बेटा पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं, उसने क्या बोला कि कंडेंसेशन एंड रेरफैक्शन के टाइम ये कौन सी प्रोसेस है? उसने बोला एडियाबेटिक बोला, एडियाबेटिक, मतलब हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कैसे? तो कंडेंसेशन के टाइम ये दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हुए, मतलब कंडेंसेशन, हीट रिलीज होगी, रेरफैक्शन यानी कि दोनों ऐसे गए तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हीट वहां पे ही रही, टेम्परेचर तो बढ़ा ही है यानी कि हीट तो मिलेगी ही। क्लियर? इसने ऐसा बोला। और एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन जो होता है वो है PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेर गामा इज इक्वल टू 1.4। उसमें PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था ना, इसका फॉर्मूला PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये याद रखना होगा, टेंशन मत लेना बेटा, टेंशन मत लेना, हो जाएगा बेटा। क्लियर? PV रेस टू गामा, तो P का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, P d/dv ऑफ V रेस टू गामा प्लस V रेस टू गामा कॉन्स्टेंट, P का डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का जीरो। मैंने कैसे किया बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू V, P कांस्टेंट, V का डिफरेंशिएशन प्लस V रेस टू गामा कांस्टेंट, P का डिफरेंशिएशन। गामा पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, गामा P, ये हो गया गामा P, V रेस टू गामा और V रेस टू -1। मैंने दो को अलग अलग किया, इसलिए V रेस टू गामा कट, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा ना। अब V रेस टू -1 मतलब आपको भी पता चल गया, dV/V हुआ ना, ये इसके नीचे गया, माइनस पावर है इसलिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क मॉड्यूलस। क्या मिला? गामा P। ये कौन सा बल्क मॉड्यूलस है? आइसोथर्मल। फॉर्मूला क्या मिला? गामा P।
यानी कि हमारे वेलोसिटी का इक्वेशन अब क्या होगा, गामा पी बाई रो। गामा की वैल्यू मतलब इसको मैं अलग अलग कर लिखता हूं, दो अलग अलग। इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल गई है √1.4 और इसकी वैल्यू पी बाई रो की वैल्यू तो अभी मिली थी 279। अब कैलकुलेट करना 332 के नज़दीक का आ जाएगा, इसके नज़दीक का आ जाएगा। मतलब ये प्रोसेस सही थी, मतलब ये प्रोसेस सही थी, इसलिए अभी हम लोग रियल में इसको याद रखेंगे v इज इक्वल टू गामा पी बाई रो को। v इज इक्वल टू गामा पी बाई रो। बेटा मैं इस पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर से बेटा अब आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर। अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। लाप्लास ने क्या बोला कि कंडेंसेशन और रेरफैक्शन के टाइम जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक है बेटा, उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है और डिक्रीज होती है। मतलब कंडेंसेशन के टाइम हीट बाहर जाएगी तो रेरफैक्शन के टाइम हीट को वापस एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो दोनों इक्वल हो गए बेटा, सेपरेट नहीं हुआ है। क्लियर। पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा की वैल्यू 1.4 है तो पी कॉन्स्टेंट डी वी आई डी वी ऑफ वी रेस टू गामा प्लस वी रेस टू गामा कॉन्स्टेंट डी पी बाई डी वी, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे। क्लियर। तो वी रेस टू गामा में गामा पावर आ गया है, एक पावर कम हुआ, इसको मैंने दो फॉर्म में बना दिया अलग अलग, तो यहाँ पे कट हुआ, ये डिवाइड हुआ, यानी कि बल्क मॉड्यूलस गामा पी आया। तो v इज इक्वल टू √b बाई रो √गामा पी बाई रो। क्लियर। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा आज का जो स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, आज का जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा ना, आज का बेटा जो लेक्चर पढ़ा उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वेव इक्वेशन। कैसे याद रखेंगे, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, अलग अलग फॉर्म भी बन सकता था। 2 पाई कॉमन निकल के एक्स बाय लेमड़ा होगा तो टी बाई स्मॉल टी या तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। दूसरा मैंने जब ओमेगा कॉमन निकाला तो एक्स बाई वी माइनस टी मिला। क्लियर। ये फॉर्मूला मिला। वेलोसिटी ऑफ वेव में दो प्रॉपर्टीज काम लगती हैं, एक है डेंसिटी, उसको इनरेशिया भी बोलते हैं, और दूसरा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, राइट। उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखा लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, सबसे पहले देखा ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रिंग, तो इसका फॉर्मूला मिला √t बाई म्यू, म्यू की जगह बेटा m/l। क्लियर। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन स्ट्रिंग, तो बल्क मॉड्यूलस की जगह सॉरी यंग मॉड्यूलस बाय रो मिला, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स इन एयर देखा तो बल्क मॉड्यूलस आया, और वो बल्क मॉड्यूलस गामा पी था। तो इतना आज का काम याद रखना है, इतना काम आज का बेटा याद रखना है, भूलना मत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको अलग से नोट्स में जेडब्ल्यू नोट्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना दो। बीच में थोड़ी बहुत थियोरी पढ़नी होगी बेटा, क्योंकि लाप्लास ने क्या बोला था, न्यूटन ने क्या बोला था, वो थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा याद रख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। अब मैं लेक्चर को यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ। क्लियर। ये 3 थियरी आज की कर देना। ओके। आपको कितना मज़ा आया, अच्छा लगा ये लेक्चर, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत आई, कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ अपने प्लाज्मा चैट पे जाके ऑप्शन में लिख देना कि सर ये मज़ा नहीं आया, अरे सर बहुत मज़ा आया। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे शेयर कर देना प्लीज़। कहाँ पे, प्लीज़ एक चैम्पियन ग्रुप के अंदर लिख दो। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, बाय बाय।